So hello everyone, welcome to iQuanta CLAT preparation. This is Ayush and you're watching iQuanta CLAT. So students, I hope and I believe that you guys are doing really good. You guys are absolutely fine and studying really hard because CLAT 2026 is not very much far now and 7th December is approaching really fast. And this is, the peak time where we have to ensure that we are fully prepared, we have covered the syllabus properly and we are practicing also, right? So keeping the same thing in mind, we are today here with this session, and in this session we are gonna analyze that why your mock scores are not improving and why your mock scores are stuck at somewhere around 65 to 70, or it might be 55 for someone or might be 75 for someone. But this is the stage where your mock scores are stuck at a particular at a particular range. And as I just mentioned that this range can be from 65 to 75. For most people this range is somewhere from 65 to 75 only, and this is the range where your mock scores are just stuck, and no matter how many mocks you are attempting, you are not able to push the score, right? So keeping the same thing in mind, we are here today with this session and we are gonna understand that where your marks are being leaked, कहाँ पे आपके marks का leakage हो रहा है, and how you have to gain those 20 marks before CLAT 2026 exam. CLAT 2026 का एग्जाम अब बहुत करीब आ रहा है, ठीक है? तो अब वो टाइम आ चुका है आपका कि बिल्कुल आप अपने बेस्ट दे रहे हो, ठीक है? तो ये स्टूडेंट्स जनरली ऑब्जर्व किया गया है, इवन मेरे साथ या कोई भी आप किसी को भी आप किसी भी बड़े एस्पिरेंट को देखोगे जो जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं, नो मैट मतलब ज़रूरी नहीं क्लैट कोई सा भी एग्जाम हो, नॉट जस्ट इन क्लैट बट इट कैन बी एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, जहाँ पे जब वो मॉक्स दे रहे थे, इवन जब मैं भी मॉक्स दिया करता था मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मेरे भी मॉक स्कोर्स एक रेंज में फंसे रहते थे. मतलब इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग मॉक्स, या फिर इवेंचुअली व्हेन यू आल्सो हैड स्टार्टेड गिविंग योर मॉक्स, तो आपका हो सकता है मॉक स्कोर्स हो सकता है पहला मॉक आपने जब भी दिया हो तो हो सकता है बहुत कम स्कोर आया हो सकता है अराउंड 20 30 40 तक आया हो. फिर इवेंचुअली आपने उस पे काम करना चालू किया और आपने देखा कि नहीं काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है. 30 मार्क्स से स्टार्ट किया था, 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, 55 आ रहा है, 60 आ रहा है, 65 आ रहा है. अब आप देख रहे हो कि आफ्टर 3-4 months ऑफ रिगरस मॉक अटेम्प्ट्स, रिगरस सेक्शनल अटेम्प्ट्स, योर मॉक स्कोर्स आर जस्ट stuck at somewhere of a range, at any particular range. ठीक है, 65 to 75 is the benchmark which I have taken, but for any particular student it can be 80 to 85, it can be even 60 to 65, उससे भी नीचे हो सकता है. तो हम लोग आज यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आपके मॉक स्कोर्स को पुश करना है, ठीक है? क्या स्ट्रेटजीज आपको यूज करनी है, क्या रोड मैप आपका होना चाहिए. फॉर नाउ आज मैं आपके लोगों के लिए 15 दिन का रोड मैप लाया, 15 days रोड मैप. इफ यू फॉलो दिस 15 days रोड मैप रिलीजियसली, यू कैन बेट मी ऑन दिस दैट योर मॉक स्कोर इज डेफिनेटली गोना इंप्रूव, ठीक है? एंड छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं, डायरेक्टली यू आर गोना सी अ इंप्रूवमेंट, अ जंप ऑफ 15 to 20 marks, even 25 marks. So you just need to understand that we are gonna discuss certain things in here, which if you follow for the next 15 days, you are definitely gonna see a big improvement in your mock scores. Keeping the same thing in mind, let's start our discussion for today. So students, you are giving mocks, but the scores are not improving. The main issue कि आप मॉक्स तो दे रहे हो, आप कंसिस्टेंटली मॉक्स दे रहे हो, आप डेली एक मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन आपका स्कोर आप देख रहे हो कि यार मैंने कल एक मॉक दिया था, कल भी 65 आए थे, परसों दिया था, परसों 62 आए थे, आज दे रहा हूँ तो 65 आए हैं. मतलब मेरे मॉक स्कोर्स बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि यार मेरे तो पिछले 10-15 मॉक्स से ही मेरे यही मार्क्स आ रहे हैं, मैं मतलब कितना भी तैयारी कर लूँ, कितनी भी मैं अलग तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लूँ, मेरा मॉक स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है. तो क्यों नहीं बढ़ रहा है, पहले वो समझेंगे. कैसे बढ़ाना है वो भी समझेंगे, और उन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट करना है वो भी समझेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इज स्टूडेंट्स दैट यू आर कंसिस्टेंट बट योर स्कोर ग्राफ लुक्स फ्लैट, ठीक है? आप कंसिस्टेंट तो हो, लेकिन आपका जो स्कोर ग्राफ है, जो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, वो प्लेन चल रहा है, ठीक है? एंड प्लेन थिंग इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनीथिंग. आपको ही पता है, और क्या क्या प्लेन नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे मोशन में ही रहना चाहिए हमेशा, ठीक है? तो 65, 68, 70 जो मैंने अभी डिस्कस किया, बेंचमार्क स्कोर 65 to 75 के बीच में, तो आप देख रहे हो कि आप वही सेम पैटर्न से अटेम्प्ट कर रहे हो और बार बार वही मिस्टेक भी आपसे रिपीट हो रही है, ठीक है? देन यू रिव्यू योर मॉक बट नॉट योर थिंकिंग प्रोसेस.
आप अपना मॉक तो रिव्यू कर लेते हो, मॉक आपने अटेम्प्ट करने के बाद ये देख ले कि अच्छा मेरा ये क्वेश्चन गलत है, मेरा ये क्वेश्चन गलत है, मेरा ये क्वेश्चन गलत है। बट व्हाट यू आर नॉट डूइंग इज कि आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो। रिव्यू तो आपने कर लिया कि अच्छा ठीक है मेरे इतने क्वेश्चन गलत थे, इतने सही थे, लेकिन उसके बाद ना आप अपने थिंकिंग प्रोसेस पे काम नहीं कर रहे हो कि यार मैंने किस सोच से ये पेपर अटेम्प्ट किया था जिससे मेरा ये गलत हो गया क्वेश्चंस, मेरी सोच क्या थी उस टाइम में, मेरा माइंडसेट क्या था। जब तक आप अपनी सोच पे काम नहीं करोगे, बिकॉज स्टूडेंट्स क्लैट इज नॉट अ थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जाम, इट इज नॉट अ कंसेप्चुअल एग्जाम कि जिसमें आपसे कंसेप्ट या थ्योरी पूछी जा रही हो कि बताओ व्हाट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी, व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपसे ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। द क्वेश्चंस आर गोना बी पैसेज बेस्ड एग्जाम्स, प्रिंसिपल बेस्ड एग्जाम्स, ठीक है। प्रिंसिपल पे एप्लीकेशन आपको करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी कि इट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका थिंकिंग प्रोसेस काम आता है, ना कि आपने जो रट रखा है वो काम आता है, ठीक है। तो रट्टाफिकेशन क्लैट में नहीं चलेगा। फॉर क्लैट, if you have to excel in this paper, you need to work on your thinking process. Then the issue isn't knowledge but it's awareness, ठीक है। अवेयरनेस मतलब किस चीज का अवेयरनेस? मॉक अटेम्प्ट का अवेयरनेस। आपके नॉलेज में इशू नहीं है, आपको ये लगता है कि यार मेरा मॉक स्कोर कम आया, जरूर मैंने कुछ मिस आउट किया, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैं ठीक से नहीं पढ़ा हूं। भाई आपने सब अच्छे से पढ़ा है, यू आर डूइंग रियली गुड इफ यू आर स्कोरिंग एट 65-75, मतलब आपको आता है। कंसेप्ट्स में इशू नहीं है, आपके अवेयरनेस पे इशू है। अभी वो अवेयरनेस को कैसे ठीक करना है, वी आर गोना डिस्कस इट। फाइन। देन नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अ सेक्शन वाइज ब्रेकेज ऑफ ईच section which are there in CLAT. The 5 sections are there in CLAT. These are those 5 sections. Then उन 5 sections में क्या क्या common mistakes आप attempt कर रहे हो और कितने marks आप leak कर रहे हो हर section से। And this graph and this marks leakage, this I have prepared keeping in mind, while I was preparing this, I had kept in mind कि most of the students they are scoring at 65 to 75, तो मैंने उन students को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ये बनाया। अगर आपका 90 प्लस आ रहा है तो obviously अच्छा आ रहा है, आपको वीडियो देखने का नीड एज सच नहीं है, देखोगे तो और अच्छा हो सकता है, आपको आपके 90 को 100 प्लस करने का फॉर्मूला मिल जाए, मिलेगा ही डेफिनेटली। बट देन जिनका 65 से भी कम आ रहा है, जो 40-55 की रेंज में है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्टली तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो एक लूप में फंसे हुए हैं पिछले काफी सारे मॉक अटेम्प्ट्स थे, ठीक है। तो मैंने वही चीज को ध्यान में रखते हुए ये बनाया है कि अगर आप 65 से 70 मार्क्स के बीच में ला रहे हो तो आपके मार्क्स क्यों, मतलब आपके जो 90 मार्क्स बनने चाहिए वो 90 ना बन के क्यों 65-70 पे फंसे हुए हैं। तो ये वो मार्क्स का लीकेज है जो आप हर सेक्शन वाइज लीक करवा रहे हो, जो आप खो रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच एवरी एस्पिरेंट डज इज दैट ओवर थिंकिंग क्लोज ऑप्शंस, ठीक है। इंग्लिश में मोस्टली क्या होता है कि आप लोग एलिमिनेशन ट्रिक यूज करते हो कि चलो क्वेश्चन आया है, ये 4 ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे करके आप एलिमिनेशन स्टार्ट करते हो। और जब 2 ऑप्शन बचते हैं ना, जो आपको लगता है कि बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, कोई भी हो सकता है, शायद ये होगा, यही होगा, ठीक है, तो आप तुक्का लगा के आते हो। तो ठीक है, कभी कभार सही होता है, कभी कभार गलत भी हो जाता है, मोस्टली गलत ही होता है, देखा जाए तो मेरा तो गलत ही होता था। तो आपको क्लोज ऑप्शंस में ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। अच्छा, फिर सही आंसर में कैसे पहुंचेंगे? अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हमें ओवरथिंक नहीं करना है क्लोज ऑप्शंस को, तो फिर सही आंसर आप बता दो कैसे डिटरमाइन करें। तो हम उसके लिए भी सेशंस करेंगे स्टूडेंट्स। हम हर एक सेक्शन को टारगेट करते हुए एक सेशन करेंगे कि कैसे आपको जो उस सेक्शन में पर्टिकुलर मिस्टेक है वो अवॉइड करके कैसे सही आंसर को आपको डिटरमाइन करना है, हम उसके लिए भी अलग से सेशंस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल बिकॉज दैट इज गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। देन ओवर थिंकिंग क्लोज ऑप्शंस, जहां पे आप 3 से कम 5 मार्क्स का लीकेज करा के आ रहे हो, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट लीगल रीजनिंग। अच्छा, इंग्लिश का इशू तो ये हो गया, जरूरी नहीं कि जो इंग्लिश का इशू है वही सारे सब्जेक्ट्स में हो, सबका अपना अलग अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इंग्लिश में प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग क्लोज ऑप्शंस। देन लीगल में क्या इशू है? स्लो रीडिंग एंड अनक्लियर प्रिंसिपल मैपिंग। अब देखो स्लो रीडिंग क्यों होती है, बिकॉज लीगल रीजनिंग में भी आपसे पैसेज पेस्ट क्वेश्चन ही आ रहा है, पैसेज दिया हुआ है 450 to 500 वर्ड्स का। अगर आप 500 वर्ड्स में लेके चल रहे हो और 6 पैसेज आ रहे हैं, तो यानी कि 500 into 6 3000, और उसमें भी आपको फिर 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो भी पैसेज और प्रिंसिपल बेस्ड। तो भाई 3000 वर्ड्स को पढ़ना, उसको एनालाइज करके आंसर करना, ये बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं ले सकते, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। आइडियली 40 to 45 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर लीगल रीजनिंग, जिसमें आपको वो 3000 वर्ड्स के पैसेजेस भी पढ़ने हैं, ठीक है, मतलब 500-500 वर्ड्स के 6 अलग पैसेज,
टोटल 3000 वर्ड्स, और आपको फिर करेक्ट आंसर भी देना है, ठीक है। तो समवॉट आप लोगों को, मतलब लोग जब लीगल की तैयारी करते हैं क्लैट में, तो उनको ये होता है कि भाई मैंने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, टॉर्ट पढ़ लिया, लीगल करंट अफेयर्स देख लिए, और मैंने फैमिली लॉ पढ़ लिया, मेरा मिसलेनियस हो गया, मेरा सब हो गया है, अब मेरे को सब आता है, मैं लीगल में पूरे 35 में 35 मार्क्स ले आऊंगा। ऐसे ही फंसता है वो स्टूडेंट। क्यों फंस जाता है भैया? आपसे कंसेप्चुअली तो पूछा ही नहीं कुछ जा रहा है, आपको तो आपकी रीडिंग पे काम करना है ना स्टूडेंट्स। वन मोर थिंग यू हैव टू इंश्योर कि इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट इन क्लैट बट अ होल मीडियम ऑफ द पेपर। इंग्लिश में अगर आप स्कोर पुश कर ले जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपके इन सारे सेक्शंस का स्कोर पुश हो जाएगा, क्योंकि क्लैट इज अ वेरी हैवी रीडिंग बेस्ड एग्जाम, ठीक है। बहुत हैवी रीडिंग आपको करनी है, लीगल में भी आपको हैवी रीड करना है, लॉजिकल में भी, जीके में भी, इवन मैथ्स में भी। तो improving in English automatically improves your score not only in English but in all the subjects, right? So try to get this point. तो legal में सबसे पहला issue होता है slow reading का. Second issue is unclear principle mapping. As we have discussed कि legal में principle based questions आता है, तो students mostly क्या करते हैं कि अपने guesswork पे, अपने कि उनको लग क्या रहा है उस पे ज्यादा काम कराते हैं कि नहीं यार ये लॉ ऐसे कैसे कह सकता है, ये होना चाहिए, मेरा लॉजिक ये कह रहा है। आप अगर जब तक लीगल में लॉजिक से काम करोगे ना, आपका काम खराब होगा। आपको लीगल में लॉजिक से काम करना है, अपने लॉजिक से नहीं, बट व्हाट द प्रिंसिपल इज सेइंग, प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना है, बिकॉज क्लैट एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, यू हैव टू एनालाइज दैट, ठीक है। तो अनक्लियर प्रिंसिपल मैपिंग, यानी कि जो आपने प्रिंसिपल दिया है उसको आपने ठीक से नहीं अप्लाई करा है। अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? तो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूअसली डूइंग प्रैक्टिस सेशंस on YouTube as well as on our this NLU practice batch as well. So that batch is just for 999 rupees. So I would surely recommend to you कि 999 rupees is nothing, ठीक है। आपको आपकी उसमें डेली एक घंटे की हर सब्जेक्ट की ऑल्टरनेटिव बेसिस प्रैक्टिस हो रही है, उसमें आपको सेट्स कराए जा रहे हैं, क्लैट लेवल सेट्स कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको एप्लीकेशन कैसे करना है यही सब सिखाया जा रहा है, आपकी स्पीड को इंप्रूव कराया जा रहा है। तो डू चेक आउट दैट बैच एज वेल। और अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो या कहीं और से भी पढ़ रहे हो, तो बस इंश्योर करो कि आप ना प्रिंसिपल को ठीक से अप्लाई कर पाओ, ठीक है। आपकी अप्रोच वो होनी चाहिए प्रिंसिपल को अप्लाई करने की। अब इसमें भी आप अराउंड 4 मार्क्स तक खोकर आ रहे हो, 4 मार्क्स आपका यहाँ से लीक हो रहा है, जो आप लीकेज रोक सकते हो। तो 3 से 5 मार्क्स की लीकेज आप इंग्लिश में रोक सकते हो, अगर आप इस चीज पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लो। सिमिलरली आप लीगल में 4 मार्क्स की लीकेज रोक सकते हो, अगर आप इस चीज में थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, ठीक है। देन लॉजिकल में, अब लॉजिकल का चक्कर क्या होता है स्टूडेंट्स की, जब मोस्टली स्टूडेंट्स पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो वो इंग्लिश, देन लीगल, देन जीके, देन जाते हैं लॉजिकल में। अच्छा, लॉजिकल तक आते आते बहुत थक चुके होते हैं, थकावट हो जाती है, मेंटली आप ड्रेन हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रीड करके ऑलरेडी आ रहे हो। देन लॉजिकल इज अगेन अ सेक्शन जिसमें आपको रीडिंग आपकी ना तगड़ी होनी चाहिए, जिसमें अगर आपकी रीडिंग नहीं तगड़ी होगी तो फिर आपको फिगर आउट करने में सही आंसर थोड़ा सा इशू आएगा। तो लॉजिकल, अब भाई आप इतनी रीडिंग ऑलरेडी करके आ रहे हो 3-3 सेक्शनों में, इंग्लिश, लीगल और जीके में, तो ब्रेन तो ड्रेन हो ही जाता है। तो एक तो वो रीज़न थोड़ा सा आपका एग्जॉशन, और सेकंड कि जो टाइम आपके पास कम बचता है क्योंकि आप लगभग 30-40 मिनट जीके में लगाए आते हो, 20-25 मिनट इंग्लिश में लगाए होते हो, आधा घंटा आप इसमें जीके में लगाए आते हो, तो मतलब आधा घंटा आप अगर लीगल जीके में भी लगा रहे हो तो 1 घंटा, इंग्लिश में अगर आप 20 मिनट लगा रहे हो तो 1 घंटा 20 मिनट, अब बचता है 40 मिनट। तो 40 मिनट है और 2 सेक्शन है, तो अब आपको यही लगता है कि भाई क्या करूं, कैसे करूं, मतलब फिर आप थोड़ा सा जल्दीबाजी में आते हो। तो वो हड़बड़ाहट एक रीज़न होती है लॉजिकल रीजनिंग में कम स्कोर आने की, अगर आप स्कोर आपका लीक हो रहा है, वो हड़बड़ाहट। सेकंड कि वही जो टाइम प्रेशर का जो इशू आ जाता है, तो 5 मार्क्स आप लगभग यहाँ पे खो रहे हो लॉजिकल में, ठीक है। देन जीके में, अच्छा हर सेक्शन का देखो अलग इशू है। लॉजिकल में आप जिस रीजन से मार्क्स स्कोर, जरूरी नहीं जीके में भी उसी से खोगे, जीके के अपने अलग पंगे हैं। जीके में दिक्कत क्या है कि जीके में आप कम मार्क्स होके आते हो, या तो आपको बिल्कुल आता ही नहीं है, आपने कभी वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा हुआ है, या फिर आपने पढ़ रखा है लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। मोस्टली यही रीजन होता है, क्योंकि बच्चे जीके करंट अफेयर्स को अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से सीरियसली लेके चलते हैं, और अपने अपने लेवल पे हर कोई, चाहे कोई किसी इंस्टीट्यूट में हो या कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा हो, अपने अपने लेवल पे रिसोर्सेज फॉलो करते हैं। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उन्होंने भी ठीक ठाक रिसोर्सेज पढ़ रखे हैं। हो सकता है उनको सटीक आंसर ना हो, लेकिन नॉलेज जरूर होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक की। जैसे मैं अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करूं, तो हो सकता है आपने XYZ इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो, आपने ABC इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो, आपने OLW इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो, लेकिन पढ़ी एक ही चीज़ होगी आपने, ठीक है।
कंटेंट आप सबका हो सकता है, अपने अपने इंस्टीट्यूट्स का डिफरेंट हो, तरीके में डिफरेंस हो, क्वालिटी में भी इवन हो, लेकिन एक आइडिया आपको है टॉपिक का। अब आपको टॉपिक का आइडिया, लेकिन आप उसके सही आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है। जीके में मोस्टली यही दिक्कत होती है। तो लगभग 6 मार्क्स का आप वहाँ पे लीकेज करा के आ रहे हो, जो कि बहुत बड़ा लीकेज है। देन मैथ्स में, अच्छा मैथ्स की दिक्कत क्या है कि भैया मैथ्स को आधे से ज़्यादा बच्चे तो यही दिमाग में लेके चलते हैं कि हमें मैथ्स को करना ही नहीं है, हम छोड़ेंगे मैथ्स। नेवर डू दिस स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस सेशन, अगर आपकी ये अप्रोच आप फॉलो करते हो, अभी के अभी छोड़ दो। इसलिए मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, क्योंकि लगभग ना 70% स्टूडेंट, 60 to 70% स्टूडेंट्स इसी माइंडसेट के साथ पेपर देते हैं कि वो क्वांट्स को ये सोचते हैं कि हम बाकी 4 में बढ़िया से पुश कर देंगे स्कोर को, क्वांट्स को छुएंगे भी नहीं और बाकी 4 को अच्छे से करके आएंगे। अब जब मैक्सिमम बच्चे इसी अप्रोच के साथ एग्जाम दे रहे हैं, तो मैक्सिममों का जो स्कोर्स होगा, इन लोगों का जो स्कोर होगा जिन्होंने इसी माइंडसेट के साथ पेपर दिया, इनका स्कोर आसपास ही रहेगा, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा कि किसी के 10 आ रहे तो किसी के 30 आ गए, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी के मार्क्स इस अप्रोच वाले जो बच्चे हैं, जो इस अप्रोच से एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें बेंचमार्क स्कोर आप देखोगे तो वही होगा 65 से 85 के बीच में, ठीक है, 60 से 85 के बीच में। वही जो बच्चा क्वांट्स देकर आ जाता है, उसने अगर बाकी 4 सेक्शन भी थोड़े कम अच्छे करे, लेकिन अगर उसको क्वांट अटेम्प्ट करके आया, सही से अटेम्प्ट करके आया, तो आराम से उसका 95-100 मार्क्स बनता है, कहीं नहीं जाता है। और वही बच्चे फिर बाद में टॉप 3 एनएलयू ले जाते हैं। तो क्वांट इज अ सब्जेक्ट विच कैन लिटरली मेक और ब्रेक क्लैट एग्जाम फॉर यू, ठीक है। तो प्लीज बी एंश्योर्ड कि क्वांट बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपसे वहाँ 11-12 की मैथ्स पूछी जा रही है, सिर्फ बहुत बेसिक डीआई लेवल के क्वेश्चन, डीआई सेट्स आते हैं, रेशियो, प्रपोर्शन आपका, फिर आपका आ जाता है परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डीआई, बहुत इजी टॉपिक्स है। तो प्लीज़ बी एंश्योर्ड कि आप उसकी एटलीस्ट डेली एक सेट भी कर लोगे क्वांट्स का, तो इतना सफिशिएंट होगा कि आप एग्जाम में एक सेट अच्छे से अटेम्प्ट कराओ, ठीक है। तो लगभग 2 मार्क्स का लीकेज यहाँ हो रहा है, तो अभी आप इसको कैलकुलेट भी कर लोगे तो 5-3, लगभग 3 से 5, इफ यू टेक इट एज 5, सो 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20, 20 + 2 22, 22 मार्क्स का मैंने ये लीकेज दिखा रखा है। तो इफ यू आर समवन जिसके 65 मार्क्स आता है, ठीक है, तो आप ये देख लो कि कैसे आप उसको 88 में पुश कर सकते हो, ठीक है, आराम से वो भी। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड this particular thing, that where your marks are being leaked and how to prevent that leakage. Then there is a very big myth going on that the more mocks you give, the more improvement you will see, and this is just a myth. सबसे बड़ा भ्रम है ये, ठीक है। Giving more mocks is not equals to improvement, ठीक है। Now what most do, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे गिव बैक टू बैक मॉक्स, वो लगातार मॉक्स देते हैं, कल भी दिया, आज भी दिया, हो सकता है फिर कल देंगे, जो देना भी चाहिए, लेकिन आगे देखिए, दे चेक आंसर्स, मॉक्स देते हैं, आंसर चेक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, देन दे फील ओके एंड देन दे मूव ऑन। उन्होंने देखा कि अच्छा मेरा इतना स्कोर आया, चलो, ये मोस्ट स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। अब टॉपर देखो क्या करता है, व्हाट टॉपर्स डू, दे स्पेंड 2 hours एनालाइजिंग 1 मॉक, ठीक है। मतलब कि वो 2 घंटा तो पहले मॉक अटेम्प्ट करता है और फिर 2 घंटा खपाता है, देता है, किस चीज के लिए, उस मॉक को एनालाइज करने के लिए। देन दे टैग द एरर्स, जो भी उस मॉक में एरर आती है वो उसको टैग करते हैं। देन दे ट्रैक रिकरिंग पैटर्न्स, वो रिकरिंग पैटर्न्स को ट्रैक करते हैं कि क्या मिस्टेक वो बार बार करे, वो उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करते हैं। एंड देन दे फिक्स 1 issue एट अ टाइम, ठीक है। तो यही अप्रोच आपकी भी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। मॉक एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन गिविंग मॉक। मैं स्टूडेंट्स आप लोग को एक ऑनेस्ट सजेशन दूंगा कि अगर आप दिन का 2 मॉक दे रहे हो या डेली का 1 मॉक दे रहे हो, आप चाहे फ्रीक्वेंसी कम कर लो, आप 2 दिन में 1 मॉक दो, लेकिन आप उस 1 मॉक को ऐसा दो कि आप उसको पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट कर रहे हो और उसका डीप एनालिसिस जरूर कर रहे हो, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट एनालाइजिंग योर मॉक, देयर इज नो पॉइंट इन इवन गिविंग द मॉक एज वेल। भाई आप अगर एनालाइज ही नहीं कर रहे हो, आप अपनी मिस्टेक्स को ही नहीं समझ रहे हो कि मेरी मिस्टेक यहाँ क्यों हो रही है, तब तक आप कैसे एनालाइज करोगे, राइट। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर फिर एनालिसिस होता क्या है, कैसे करें। तो स्टूडेंट्स आफ्टर द सेशन आई एम गोना share something very much important and interesting with you, which is gonna help a lot in you in your preparation, and that is this, your CLAT mock tracker and reflection sheet. So this is students basically a mock tracker. अभी मैं सेशन के बाद इसे डिटेल में पूरा डिस्कस करूंगा, एंड आई प्रिपेयर्ड इट विद द पर्पस कि आप इसको ना बहुत इन डेप्थ एनालिसिस के लिए यूज कर पाओ। मॉक एनालिसिस शीट है ये बेसिकली, इसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स फिनिश विद अवर डिस्कशन एंड just try to
कम टू अ कंक्लूजन जिसमें जिसमें आपका मॉक एनालिसिस या फिर मॉक स्कोर्स इंप्रूवमेंट का आपको एक रोड मैप अच्छे से मिल जाए नेक्स्ट 15 डेज का। तो आपको पहले तो एनालाइज करना है मॉक को, आराम से मॉक अटेम्प्ट करो, खाली फिर बैठो शांत दिमाग से और एनालाइज करना स्टार्ट करो। एनालाइज कैसे करोगे? जो शीट मैंने दिखाई वो शीट साथ में रखो और टैग करो, अपनी एरर को टैग करो कि भाई मेरे से ये एरर हो गई, ठीक है। उसके बाद उस पैटर्न को ट्रैक करने की कोशिश करो कि किस पैटर्न में आप गलती करो और एक चीज बार में एक इशू को फिक्स करो। फाइन। देन रियल मॉक एनालिसिस फ्रेमवर्क, हाउ टू डू अ मॉक ब्रेकडाउन दैट एक्चुअली वर्क्स। अब मॉक एनालिसिस कैसे करना है थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू लिस्ट एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। हर रॉन्ग क्वेश्चन को पहले आप लिस्ट आउट कर लो, जो भी आप गलत अटेम्प्ट करके हो, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 गलत हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 को लिस्ट आउट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 गलत हुआ उसको लिस्ट आउट कर लिया, 6 गलत हुआ उसको लिस्ट आउट कर लिया, 10 गलत हुआ उसका लिस्ट आउट कर लिया, ठीक है। देन यू हैव टू टैग द रीजन फॉर दैट मिस्टेक। मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को टैग लिस्ट आउट तो कर दिया, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अच्छा मुझसे ये गलती हो गई, क्वेश्चन नंबर 2 में गलती हो गई। अब वही क्वेश्चन नंबर 2 की साइड में आप ये लिख दो कि वो किस तरीके की गलती थी। वॉज इट अ सिली मिस्टेक, वॉज इट अ कंसेप्चुअल मिस्टेक। अच्छा, सिली मिस्टेक मतलब कि आपको आता था, आपको उसका आंसर अच्छे से आता था, लेकिन आप तब भी गलत कराए, दैट इज अ सिली मिस्टेक। अब वो तब भी कोई भी रीजन हो सकता है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, आपका ध्यान कहीं और हो, ठीक है, आपने कुछ और गलती से कुछ और समझ लिया हो, तो वो होती सिली मिस्टेक, ठीक है। तो वो सिली मिस्टेक थी या वो कंसेप्चुअल एरर था। कंसेप्चुअल एरर मतलब कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट को टॉट पढ़ के चले गए, टॉट को आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के चले गए, मतलब कंसेप्चुअल एरर की मतलब कंसेप्ट कुछ और था, आप उसको कुछ और समझ के गए वहां पे, ठीक है, आपने कुछ और अटेम्प्ट कर दिया, तो वो थी कंसेप्चुअल एरर। तो क्या वो कंसेप्चुअल एरर थी एक कि वो टॉपिक बात कर रहा था प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और आप वहां पे उसको एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आंसर डाला है, ठीक है, तो ये होता है कंसेप्चुअल एरर। देन गेस वर्क, आपको आता नहीं था, आप तुक्का मार के आए हो, टाइम की कम पाबंदी हो गई थी कि आपको उस क्वेश्चन को सही से समझने का टाइम ही नहीं मिला, या फिर मिसरीड, आप क्वेश्चन को ही गलत पढ़ाए हो, ठीक है। तो वो किस टाइप का मिस्टेक था वो आप मिस्टेक की साइड में एक बार टैग कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 गलत था तो 2 की साइड में इनमें से कौन सा वो इशू था। देन कैलकुलेट एक्यूरेसी परसेंटेज पर सेक्शन, ठीक है। जब आप एनालाइज कर लो तो उसके बाद हर एनालिसिस के बाद देखो कि सेक्शन किस सेक्शन में अभी कितनी परसेंट एक्यूरेसी है। लीगल में आप कितने परसेंट एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आ रहे हो। मान लो अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, मान लो लीगल में आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 30 में आपके 15 सही गए 15 गलत गए, तो कितनी परसेंट आपकी एक्यूरेसी बन रही है? 50%। कि आप लीगल में अभी आपकी 50% एक्यूरेसी। अब मान लो मैं आपको टारगेट देता हूं आपकी 90% होनी चाहिए, तो आपको 40% का गैप दिख रहा है ना कि भाई अभी मेरा ये टारगेट था पर मैं इतना अचीव कर पा रही हूँ, मुझे अभी यहाँ पुश करना है अपने आप को, तो उस हिसाब से हम एक रोड मैप बना पाएंगे। तो सबसे पहले तो कैलकुलेट एक्यूरेसी परसेंटेज पर सेक्शन, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ठीक है मैं क्वांट में 90% एक्यूरेसी के साथ पेपर अटेम्प्ट कर रही हूँ, लॉजिकल में मान लो आप 25 में 20 क्वेश्चंस ठीक करके आ रहे हो, तो यानी कि आपकी ऑलरेडी 80% एक्यूरेसी है उस सब्जेक्ट में, तो यानी कि इंप्रूवमेंट का स्कोप अब बहुत ज्यादा नहीं है, 90 तक ले जा सकता, तो 10% का दिख रहा है, ठीक है। देन मार्क रिपीटेटिव एरर पैटर्न्स, ये देखो कि आप कहां पे एक ही टाइप की गलती कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आप एक बार मार्क करो। अच्छा, ये सब आप मार्क करते जाओगे ना, बहुत सिस्टमेटिक हो जाएगा सब कुछ, बात मानो मेरी, एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखो, ठीक है। एंड देन राइट 1 लाइन रिफ्लेक्शन फॉर ईच, हर एनालिसिस के बाद एक 1 लाइन की रिफ्लेक्शन डाल दो। रिफ्लेक्शन इन द सेंस कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि भाई मान लो आपने हर क्वेश्चन को लिस्ट आउट कर दे कि अच्छा ठीक है मेरे ये क्वेश्चंस गलत थे, उन क्वेश्चंस के साइड में आपने रीजन भी डाल दिया कि अच्छा सिली मिस्टेक थी या कंसेप्चुअल थी या फिर मिसरीड था या फिर क्या इशू था, या फिर उसके बाद आपने एक्यूरेसी भी कैलकुलेट कर ली सेक्शन वाइज कि अच्छा ठीक है मेरी इस सेक्शन में इतनी परसेंट एक्यूरेसी है, वो भी आपको कैसे कैलकुलेट करनी मैंने बता दिया। देन रिपीटेटिव एरर पैटर्न्स भी आपने मार्क कर लिया। उसके बाद आपका टेक अवे क्या था उस मॉक में, उस मॉक में आपका कुछ भी टेक अवे हो सकता है कि अच्छा ठीक है मुझे ये इस मॉक में पता चला कि अभी मेरे को कंसेप्चुअली मैं वीक हूँ, मुझे काफी ज्यादा और कंसेप्ट्स पढ़ने की जरूरत है, या आपको ये पता चल सकता है कि मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग है लेकिन मेरे टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो वो एक 1 लाइन में टेक अवे उस मॉक से आपका क्या था वो लिख लो। इतना सब आप लिख के रखोगे ना, आपका सिस्टम बहुत अच्छे से प्रोसेस करेगा उसे, ठीक है। तो एंड गोल आपका क्या होना चाहिए, दैट यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कीप मिसिंग, ठीक है। तो टिप क्या है, कीप एन एरर ट्रैकर शीट, 5 मॉक्स इज इक्वल्स टू 5 इनसाइट्स। देन लीगल रीजनिंग एग्जाम्पल, लीगल सेक्शन एग्जाम्पल, तो अब एक बार हम लोग सेक्शन वाइज देख लेते हैं कि हर सेक्शन में लीकेज कहां होता है कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट लीगल रीजनिंग, तो लीगल रीजनिंग में कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो सकते हैं लेकिन स्पीड प्लस प्रिंसिपल एप्लीकेशन हो सकता है कि आपका थोड़ा स्लो हो,
ठीक है, यानी कि आपकी रीडिंग स्पीड, पैसेज को जो पढ़ने की स्पीड है वो थोड़ी हो सकता है स्लो हो, प्लस आपका जो उसमें एप्लीकेशन, आप प्रिंसिपल को जो अप्लाई कर रहे हो वो भी हो सकता है आपका थोड़ा स्लो हो। देन मिस्ड ड्यू टू पुअर लिंकिंग ऑफ प्रिंसिपल, फैक्ट, एक्सेप्शन, ठीक है, हो सकता है कि आप उसको मतलब जो आपने क्वेश्चन, जो आप मार्क्स मिस करके आ रहे हो वो इसलिए भी हो सकता है आप मिस करो क्योंकि आप प्रिंसिपल को ठीक से लिंक नहीं कर पा रहे हो फैक्ट्स के साथ, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन है, दिस इज एग्जीक्यूशन, ठीक है, दिस इज एग्जीक्यूशन, ये एक्सेप्शन नहीं है, दिस इज एग्जीक्यूशन। यही चीज थी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो आप ठीक से नहीं अप्लाई कर पा रहे हो फैक्ट्स पे और उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। देन इसका इलाज क्या है, हाउ टू फिक्स दिस पर्टिकुलर थिंग। सो टू फिक्स दिस यू नीड टू प्रैक्टिस 5 पैसेजेस डेली विद अ स्टॉप वॉच। अपने आप को टाइम करके आप डेली 5 पैसेजेस एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है, एंड देन एनालाइज व्हाई ईच रॉन्ग ऑप्शन लुक्ड राइट। जो भी क्वेश्चन जब आप एनालिसिस करने बैठे हो ना, तो जो भी क्वेश्चन को आपको आपके हिसाब से जिसको आप ठीक मार्क करके आए थे लेकिन वो इवेंचुअली गलत निकला, तो वो क्यों गलत निकला, जो आप सोच रहे थे वो क्यों गलत, मतलब जो आप सोच रहे थे सही वो क्यों गलत हुआ, जिसको आप गलत सोच रहे थे वो कैसे सही हुआ, ठीक है। आपको उस थॉट को पकड़ना है, उस सोच के पीछे जाना है कि अच्छा मैंने ये सोचा और इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया, मेरी सोच गलत थी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद लीगल इजंट अबाउट लॉ, इट्स अबाउट लॉजिक अंडर प्रेशर, ठीक है, आपको लॉजिक वहां पे अप्लाई करना है अंडर प्रेशर। देन हाउ टू फिक्स द जीके सेक्शन, ठीक है। अभी जीके का हमने इशू क्या डिस्कस किया था, रिवीजन का, रिकॉल का, कि हमें आता तो है लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे टाइम पे। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स वही इशू डिस्कस है कि यू न्यू 60% ऑफ द सिलेबस बट कुडंट रिकॉल थिंग्स इंस्टेंटली। सॉल्यूशन इसका क्या है, माइक्रो रिवीजन साइकिल्स एवरी संडे, ठीक है, हर संडे को आप एक रिवीजन प्लान करो, माइक्रो रिवीजन्स करो, जो भी आपने थ्रू आउट 6-8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ रखा है जनवरी से अभी तक का, उसको संडे संडे को बैठ के रिवाइज करो, ठीक है। देन मेंटेन अ लास्ट 30 डे शीट फॉर फास्ट रिकॉल, ठीक है। अब जब लास्ट के 30 डेज बच जाए ना स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी आपके पास जीके करंट अफेयर्स का स्टडी मटेरियल है, जब लास्ट के 30 दिन बच रहे हो, यानी कि जब आप अराउंड ये मान लो नवंबर में आप आ जाओ, ठीक है, 15 नवंबर के बाद का करंट अफेयर मोस्टली नहीं आता है, ठीक है। 15 नवंबर को आप लास्ट डेट लेकर के चलो कि 15 नवंबर के बाद का करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आपके हिसाब से जो भी आपने मंथ वाइज इंपॉर्टेंट निकाल रखा है कि इस मंथ में ये इंपॉर्टेंट है, इस मंथ में ये इंपॉर्टेंट है, उन सबको एक जगह कंपाइल कर लो। यानी कि जो आपके पास करंट अफेयर्स के ऑलरेडी नोट्स है उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से टॉप 30 करंट अफेयर्स हैं, यानी कि जनवरी से पूरे अक्टूबर तक, नवंबर मिड तक के आपके हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको आप एक जगह लिख लो, और आपके हिसाब से कि लास्ट के 30 डेज में ये सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले, एक ऐसी शीट को आप मेंटेन कर लो ताकि आप जब रिवीजन करने बैठो तो इंपॉर्टेंट में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप वो रिवाइज करो, ठीक है। देन प्रैक्टिस 21 लाइनर्स डेली फ्रॉम कंपेंडियम्स, आपके पास जो भी कंपेंडियम्स है उनसे आप डेली 21 लाइनर्स को आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। देन टिप इज फोकस ओनली ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, द 3 मोस्ट फ्रीक्वेंट जीके की थीम्स। जो जो इंपॉर्टेंट जॉनरा है ना जीके में भी जिससे क्वेश्चन आता है उस पे आप सबसे ज्यादा ध्यान दो। वो कौन से, गवर्नमेंट पॉलिसीज, देन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके फ्रीक्वेंट जीके थीम्स। अब जैसे कल yesterday वी डिड अ सेशन ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो मेक श्योर कि आप वो देखो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की गई जिसमें से क्वेश्चन लीगल में भी आ सकता है, करंट में भी आ सकता है, ठीक है। देन इंग्लिश एंड लॉजिकल का क्या इलाज है, आरसीज एंड सीआर द पैटर्न ऑफ एरर्स, ठीक है। तो आरसीज क्या हो गया आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सीआर क्रिटिकल रीजनिंग, राइट। तो सेक्शन इंग्लिश में यू मिसरीड टोन, ठीक है, आपको क्या लगता है कि आपने टोन गलत पढ़ी है, बट व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, यू आर ओवर रीडिंग ऑप्शंस, आप बार बार ऑप्शंस को पढ़ रहे हो, ठीक है। लॉजिकल में क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आप डायरेक्टली अजम्पशन पे जा रहे हो, डायरेक्टली आप एक अजम्पशन पे जा रहे हो, ठीक है। ये आप क्या गलती कर रहे हो, ये आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसका इलाज क्या है, स्लो डाउन योर फर्स्ट 10 मिनट्स इन दीज सेक्शन। देखो भाई, इंग्लिश पूरे पेपर का सबसे बड़ा बेस है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। इंग्लिश में अगर आप इंप्रूवमेंट कर ले जाओगे ना, आपका ऑटोमेटिकली सारे सेक्शंस में स्कोर पुश होगा, यू कैन बेट मी ऑन दिस, ठीक है। तो प्लीज एंश्योर कि इंग्लिश पे आप सबसे ज्यादा काम करो, लीगल से भी ज्यादा मैं कहूंगा, ठीक है। तो पहले के 10 मिनट स्लो डाउन योर फर्स्ट 10 मिनट्स इन दीज सेक्शंस, ठीक है, आराम से, यानी इन सेक्शनों को बिल्कुल, लॉजिकल को और इंग्लिश को बिल्कुल भी आपको हड़बड़ाहट में नहीं अटेम्प्ट करना है, बहुत
ठंडे दिमाग से अच्छे से करना है, ठीक है। देन रीड पर्पस फर्स्ट, नॉट पैसेज, एंड देन प्रैक्टिस 2 RCs एंड 10 CR क्वेश्चंस डेली फ्रॉम मॉक्स ओनली। मॉक्स से आप 2 RCs और 10 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डेली अटेम्प्ट करो, ठीक है। देन योर नेक्स्ट 15 डेज फिक्स प्लान, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट 15 डेज का रोड मैप क्या होना चाहिए, यहाँ पे वो मेंशन्ड है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग टुडे आप पहले तो स्टॉप मॉक्स, एनालाइज लास्ट 5 मॉक्स थॉरोली। अब आज से आपका काम ये कि कोई नया मॉक आपको अटेम्प्ट नहीं करना। जो आप 5 मॉक्स अटेम्प्ट कर चुके हो पहले, जब भी आपने करे होंगे, उनको पहले आप ठीक से एनालाइज करना स्टार्ट करो। देन योर गोल शुड बी टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन मॉक्स में। आपसे जो भी गलतियां हुई है, ये जो लास्ट के 5 मॉक्स को जब आप एनालाइज करने बैठोगे, तो हम लोगों ने डिस्कस करा है कि आपको कैसे एनालिसिस करना है, ठीक है। वो एनालिसिस करने के बाद आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, कि क्या आपसे कंसेप्चुअली मिस्टेक्स हो रही है, आपसे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। वो पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है। ये शुरुआत के 3 दिन का काम है आपका, आज से लेकर के परसों तक का काम है। आज से लेकर के परसों तक 5 मॉक्स का आप एनालिसिस करो, 1-1 घंटे का टाइम दो एक मॉक को, और पैटर्न आइडेंटिफाई करो। देन डे 4 से डे 7 तक आपका प्रैक्टिस वीक सेक्शंस ओनली। अब यहाँ पे जो भी आप एनालिसिस करोगे, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ये पर्टिकुलर सेक्शंस वीक हैं, आप सिर्फ उस वीक सेक्शन की प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि आपकी उसमें एक्यूरेसी इंप्रूव हो, ठीक है। देन डे 8 से डे 12 तक का आपका क्या टारगेट रहेगा, रिवाइज पास्ट मिस्टेक्स एंड जीके रिकॉल शीट्स। जो आपने पहले गलतियां कर रखी है उनको आप रिवाइज करोगे, जीके को रिवाइज करोगे और कंसिस्टेंसी बनाओगे इन चीजों में, ठीक है। देन आपका डे 13 से 15 क्या टारगेट होना चाहिए, सिर्फ 2 मॉक्स दो अंडर टेस्ट कंडीशन, यानी कि 13 और 14 को आप मॉक्स दो, ठीक है, और एकदम टेस्ट वाली कंडीशन में, यानी कि 2 से 4 ऑफलाइन मोड में, ठीक है, OMR में ही, अगर OMR हो है तो, और अप्लाई करो अपनी लर्निंग को। यानी कि ये जो 3 आपकी लर्निंग हुई, अब इन तीनों को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। नेवर गिव 2 मॉक्स बैक टू बैक विदाउट एनालिसिस। विदाउट मॉक एनालिसिस नेवर अटेम्प्ट 2 मॉक्स लगातार इन अ फ्लो, ऑल राइट। देन द रियल डिफरेंस। सो द रियल डिफरेंस इज वाई सम स्कोर्स जंप एंड अदर्स डोंट। कुछ लोगों का तो स्कोर जंप कर जाता है, कुछ का नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहली गलती ये सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि टॉपर्स रिपीट सक्सेस पैटर्न्स। जो सक्सेस से, जिन पैटर्न से सक्सेस मिलती है, उन्हीं पैटर्न्स को टॉपर रिपीट करते हैं। सेकंड थिंग, एवरेज स्टूडेंट्स रिपीट मिस्टेक पैटर्न्स। अब यानी कि 65 to 70 जो स्कोर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसी बेंचमार्क में स्टूडेंट्स का स्कोर फंसा रहता है, वो लोग वही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। वो उन्होंने देख लिया कि 10 मॉक्स उनका वही स्कोर आ रहा है, तब भी उनको ये नहीं हो रहा है कि हम तरीका बदलें, अपनी थॉट प्रोसेस को बदलें, नहीं, वो 11वां मॉक देंगे वही सेम मिस्टेक्स के साथ। तो एवरेज स्टूडेंट्स दे रिपीट मिस्टेक पैटर्न। तो इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्लैट ऑलवेज रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी नॉट केओस। तो एंश्योर स्टूडेंट्स कि आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के चलो। मॉक एनालिसिस पे आप बहुत खास ध्यान दो, बिकॉज अल्टीमेटली मॉक एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 4 मॉक्स मत दो, आप 2 मॉक्स दो, लेकिन उन 2 मॉक्स को भी आप डीपली एनालिसिस करके दोगे ना, तो जिसने 4 या 6 मॉक्स दे विदाउट एनालिसिस, उनसे अच्छा आप कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज एंश्योर दैट मॉक एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर डूइंग दैट very thoroughly. Now students, talking about mock analysis, so I have prepared this cheat sheet. No, sorry, this is not a cheat sheet. This is a CLAT mock tracker and reflection sheet. ठीक है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा हो, आई बिलीव, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ, देन अभी दिख रहा होगा, यस, ठीक है। तो ये एक मैंने मॉक ट्रैकर बनाया है। अभी इसमें आप ये देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है। तो it has been provided with instructions that how you are supposed to use this mock tracker. Then mock test details are there कि आपने, आपका मॉक का सोर्स क्या था, कहाँ का, किस इंस्टीट्यूट का मॉक था। इवन आप ये भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट का एक अपना अपना बेंचमार्क होता है। तो आप यहाँ पे लिख लो कि आपने किस इंस्टीट्यूट का मॉक अटेम्प्ट किया है, या फिर आपने PYQ करा या किसी वेबसाइट से अटेम्प्ट किया है। डेट वहाँ मेंशन कर दो, कितना स्कोर आया, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या ऐप की एक्यूरेसी रही, कितना टाइम आपको लगा। 120 से भी ज़्यादा लग रहा है तो वो भी आप यहाँ मेंशन करो, ठीक है। देन सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस आप यहाँ देखो कि 5 सेक्शन में आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना करेक्ट रहा, इनकरेक्ट रहा, कितना टाइम लगा, और आपकी क्या फीलिंग रही, ठीक है, कि आपको क्या लगा इंग्लिश के सेक्शन में,
हो सकता है कि बहुत लेंदी हो तो वो लिख दो, या आपको हो सकता है कि इंग्लिश सेक्शन में कुछ वीकनेस पता चली हो, अपनी वीकनेस, तो वो यहाँ मेंशन कर दो, ठीक है। देन व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या क्या आपका गलत हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है ऑलरेडी कि क्या क्या इनमें से आपकी मिस्टेक्स हो सकती हैं। देन यहाँ पे आप अपना 3 लाइन में लिख लो कि आपका क्या टेक अवे इस मॉक से। देन व्हाट वेंट राइट, छोटी छोटी चीज़ों को भी अपनी सेलिब्रेट करो। हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको स्ट्रॉन्ग फील हुआ हो, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहा हो आपका, या सारे क्वेश्चंस आपने कॉन्फिडेंटली दिए हो तो वो मेंशन करो। देन की लर्निंग्स एंड स्ट्रैटेजी अगले मॉक के लिए क्या होनी चाहिए वो यहाँ लिखो। पर्सनल मूड एंड मोटिवेशन चेक करो, व्हाट्स वन पॉजिटिव थॉट टू कीप यू गोइंग, ट्रैक योर प्रोग्रेस ओवर टाइम। देन आफ्टर 5 मॉक्स रिफ्लेक्ट एंड रीसेट, ठीक है। सो दिस इज स्टूडेंट्स अ CLAT mock tracker which we have prepared for you guys, ठीक है। It has been shared in our public WhatsApp groups, so if you want to be a part of it, the link is provided in the description. Do visit there and join our WhatsApp group. It has been posted in the WhatsApp group already and it has been pinned in the pinned messages, तो सबको मिल ही जाएगी already. So students, this was all for today. I hope and I believe कि आप लोग को एक अच्छी learning यहाँ से मिली होगी। मॉक एनालिसिस की इंपॉर्टेंस पे मैं बार बार इसीलिए स्ट्रेस आउट कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डू अ वेरी in depth mock analysis to understand yourself, to understand your mistakes, and to make sure that you are not repeating those mistakes again and again. Fine. So keeping all these things in mind, do try to follow these steps, do try to follow this tracker as well, and जो भी हमने आज लर्निंग्स लिए हैं अगर आपने कुछ, तो उनको आप अप्लाई करके देखना, एंड इन द कमेंट सेक्शन लेट मी नो इफ दीज थिंग्स वर्कड फॉर यू एंड व्हाट एल्स you are looking for, how else we can help you, and if there is any doubt, confusion or query in the comment section, you can in your mind you can just post that in the comment section and we'll be more than happy to answer you. Until then, all the very best, take care, all the very best, goodbye.